CH-129 सरेआम एकांश का किस और अटैक। एकांश, अनिका, बिन्नी, वीर सब टाइम से कॉलेज के बाहर पहुंच गए। अनिका गाड़ी से उतरी तो एकांश का चेहरा देखने लगी। एकांश आंखों पर ब्लैक गॉगल चढ़ाए ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था। अनिका वीर और बिन्नी के बीच में बैठी थी। अपने ऊपर जब एकांश ने अनिका की नज़र को महसूस किया तो गर्दन घुमाकर गाड़ी से बाहर अनिका को देखने लगा। अनिका का चेहरा इस वक्त काफी ज्यादा केयरिंग नजर आ रहा था एकांश के लिए। एकांश गाड़ी से बाहर निकला और उसके सामने बिल्कुल सपाट तरीके से खड़ा हो गया। एकांश गर्दन थोड़ी नीचे झुकाकर अपने कंधे से नीचे तक की हाइट की अनिका को देखते हुए अपना ब्लैक गोगल उतारकर कोल्ड वॉइस में उसे पूछने लगा, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? आई लव यू बोलने का मन हो रहा है क्या? एकांश की ये बात सुन अनिका अंदर से घबरा गई और वो बगल में बिन्नी और वीर को देख रही थी, जो कि एक दूसरे से अपने बेस्ट लक वाले पेन के चक्कर में बहस करने में लगे हुए थे। अनिका एकांश का हाथ पकड़ गाड़ी से थोड़ा दूर आकर उसे अपने सामने खड़ा करते हुए चेहरा उठाकर उसे देखते हुए बोली, अंडस्को, पागल हो गए हो क्या? भाई और बिन्नी के सामने ते सब बोलने की क्या जरूरत थी? अगर वो लोग सुन लेते तो। एकांश एक नज़र बिन्नी और वीर को देखते हुए दोबारा अनिका से बोला, अंडस्को, देख लेते तो देख लेते। अनिका नाक चढ़ाते हुए एकांश का हाथ अपने हाथ से झटक कर बोली, अंडस्को, तुम कभी नहीं सुधरोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम ठरकी रखा हुआ है। अब जल्दी से बेस्ट ऑफ लक बोल दो। मैं और तुम्हारा बेबी एग्जाम देने जा रहे हैं और देखना हमारा बेबी ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, क्योंकि वो अपनी मॉम के पेट में ही कॉलेज के एग्जाम दे रहा है। बड़ा होकर तो छप्पर फाड़ देगा। अनिका की इस बात पर एकांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और वो इंटेंसिटी से अनिका को देखते हुए सिडेक्टिव वॉइस में बोला, अंडस्को, यू आर राइट स्वीट हार्ट। इधर कॉलेज में इंटर करती अगल बगल की लड़कियां एकांश और अनिका को एक साथ देखकर कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें बना रही थी। अनिका उन सबको देखकर गर्दन नीचे करके एकांश से बोली, अंडस्को, मिस्टर थर्की, अब मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, वरना यहाँ लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। मैं एग्जाम देने के बाद तुम्हें कॉल करूंगी ये पूछने के लिए कि तुमने दोबारा दवाई खाई या नहीं खाई, और याद से खा लेना। अनिका की गर्दन अभी भी नीचे झुकी हुई थी। तभी उसे अपने लेफ्ट गाल पर गर्म सांस और एक प्यारी सी छुअन महसूस हुई। अनिका ने नज़र घुमाकर देखा तो उसके गाल पर एकांश, जो कि उसे किस कर रहा था, वो भी कॉलेज के मेन गेट के सामने कुछ लड़कियां जो उसे निहार ही रही थी, एकदम से वही खड़ी हो गई और अपने मुंह पर उन्होंने ये सब देख हाथ रख लिया। वही अनिका जल्दी से एकांश दूर होने की कोशिश करती है कि तभी एकांश उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए अनिका को गहराई तक देखते हुए बोला, अंडस्को, एकदम से दूर कहाँ भाग रही हो तुम? तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ अपने तरीके से। अनिका पहले तो अपने आसपास देखती है। वीर बिन्नी भी अब अनिका एकांश को देखने लगे थे। हालांकि उन्होंने एकांश और अनिका को किस करते नहीं देखा था, बल्कि जब उन्हें एहसास हुआ कि सारे लोग गाड़ी के पास देख रहे हैं तो उन लोगों ने लड़ना बंद कर दिया। वीर सभी जमा हो गए लोगों को देखते हुए बोला, अंडस्को, क्या हो गया? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? मैं और बिन्नी ऐसे ही लड़ रहे थे। तुम लोग तो बस थोड़ी सी झड़प होती नहीं कि बस खड़े हो जाते हो तमाशा देखने के लिए। जाओ जल्दी, वरना एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें बैठे भी नहीं दिया जाएगा। वीर में उन सबको ये सब कहा तो सब के सब वहां से चले गए। अनिका फिर से एकांश को देखते हुए बोली, अंडस्को, बच गए। वीर भाई ने नहीं देखा, लेकिन उन सब ने तो देख लिया। तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? थैंक्स फॉर योर गुड लक। अब मैं जा रही हूँ।
अनिका जल्दी से एकांश से हाथ छुड़ाकर वीर और बिन्नी के साथ में गेट से अंदर जाने लगी। एकांश अभी भी अनिका को जाते देख रहा था। अनिका फिर से एक बार पीछे मुड़कर हल्की तेज आवाज में एकांश से बोली, अंडरस्को टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और फिर वो उन दोनों के साथ में गेट के अंदर चली गई। इधर एकांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसमें काफी ज्यादा सुकून था, और वो भी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर एएसओ इंडस्ट्रीज में आयुष अपने केबिन में बैठा आज एकांश का दिया हुआ बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। आयुष बहुत ज्यादा बिजी था फाइल्स में, क्योंकि एकांश का टारगेट अगर वो 1 घंटे के अंदर पूरा नहीं करता तो एकांश उसके साथ कुछ भी कर सकता था। आयुष ने 2 बार अपने फोन कॉल को इग्नोर किया। तीसरी बार जब फोन बजा तो उसने इरिटेट होते हुए फोन को देखकर कहा, अंडरस्को ये मुसीबत जब देखो बजती रहती है, किसी दिन ये मेरा एकांश सर से मर्डर करवा देगी। आयुष ने जब कॉल स्क्रीन पर देखा तो स्क्रीन पर नाम शो हो रहा था, डेंजरस वाइफी, जिसे देखते ही आयुष के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें हैरत से बड़ी हो गई। वो अपना बहता पसीना, जो कि इसी फोन स्क्रीन को देखकर निकला था, उसे पोंछते हुए फोन देखकर बोला, अंडरस्को अब ये औरत मुझे क्यों फोन कर रही है? सुबह सुबह मैंने इसे नई साड़ी दिलाने से मना कर दिया, अभी मैंने कुरियर से साड़ी भेजी है, पता नहीं उसे देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। अगर इसे पसंद नहीं आया तो शाम को मेरी खाट खड़ी कर देगी। ये मर गए आयुष रावत, तुम्हारी जिंदगी में आगे कुआं तो पीछे खाई है, और एक जगह तुम टिक ही नहीं सकते। आयुष ने डरते हुए फोन उठाया और फोन पर उसने डरते हुए बोला, अंडरस्को हेलो माय डेंजरस, मेरा मतलब है डार्लिंग वाइफी, आज सुबह सुबह तुमने मुझे कॉल कैसे कर लिया? देखो गलती से मैंने तुम्हें साड़ी से साड़ी के लिए मना कर दिया, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैंने जो साड़ी तुम्हें भेजी है उसे पहन लेना, मैं तुम्हें आज पक्का मूवी दिखाने भी ले चलूंगा। फोन के दूसरे तरफ से एक बेहद खूबसूरत आवाज आई, आयुष आई लव यू, मेरे इतना झगड़ा करने के बाद भी तुमने मुझे मेरी फेवरेट साड़ी गिफ्ट कर दी और शाम को तुम पिक्चर भी दिखाने ले चलोगे। मुझे है ना कभी कभी तुम पर बहुत प्यार आ जाता है, पिक्चर देखकर आने के बाद जिद तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा तुम्हें। अपनी डेंजरस वाइफ जो कि हमेशा उसे गालियां ही देती रहती थी, उसके मुंह से इतनी मीठी मीठी बातें सुन आयुष के दिल के गार्डन में तो जैसे फूलों की बारिश हो गई हो। वो सारा काम धाम छोड़कर शान से घुमावदार चेयर पर घूमते हुए अपनी बीवी से बोला, अंडरस्को थैंक यू सो मच महिमा, तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं चैन से तुम्हारा बनाया हुआ लंच खा पाऊंगा। तभी महिमा की आवाज की ट्यून एकदम से बदल गई और वो फोन पर आयुष से बोली, अंडरस्को नहीं आयुष, तुम वो खाना मत खाओ, तुम पिज्जा वगैरह ऑर्डर करके खा लो, वो खाना अच्छा नहीं बना होगा, मैंने गुस्से में बनाया था, उसे बिल्कुल मत खाना। टिफिन जैसा ले गए हो वैसा का वैसा ही वापस ले आना, मैं खाने को कचरे में डाल दूंगी। आयुष बड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोला, अंडरस्को कैसी बात कर रही हो महिमा, एक काम करता हूँ, सारा काम साइड कर देता हूँ, मैं अभी तुमसे बात करते करते खाना खा लेता हूँ, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी, तुम्हारी मीठी मीठी बातों के साथ तुम्हारे खाने का टेस्ट आता रहेगा। रुको मैं अभी लंच निकलता हूँ। महिमा फिर से फोन पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को नहीं ना आयुष, तुम समझ नहीं रहे हो, वो खाना मत खाओ। आयुष ने जल्दी से अपना लंच बॉक्स निकाला और खाने की बाइट लेते हुए खाना बिना चबाए ही महिमा से बोला, अंडरस्को मैंने एक बाइट ले लिया, बिना चबाए ही, बहुत टेस्टी लग रहा है। तभी महिमा जोर से फोन पर चिल्लाकर बोली, अंडरस्को डैमेड, वो खाना मत खाओ, उसमें जहर है। आयुष ने आधा निवाला निगलना चाहा ही था कि जहर का नाम सुनकर उसने खाना गले में ही अटका लिया और जल्दी से वॉशरूम में चला गया।
उसने खाना बेसिन पर उगल दिया और फोन पर महिमा से लाउडली बात करते हुए बोला, अंडरस्को, क्या क्या कहा तुमने, इसमें जहर? महिमा फोन पर बोली, अंडरस्को, आई एम सॉरी आयुष, वो मुझे लगा तुम किसी काम के नहीं हो। ना मुझे शॉपिंग कराने ले जाते हो और ना ही घर पर ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने देते हो, और मुझे मेरे शौक भी पूरे नहीं करने देते, तो मैंने सुबह सुबह सोचा कि तुम्हें मर जाना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर पैक करके तुम्हें दे दिया। लेकिन आज जब तुमने साड़ी भेजी, वो भी मेरी फेवरेट रेड कलर की, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया और अब मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ और इस लाल साड़ी की जगह मुझे सफ़ेद साड़ी पहननी पड़े। आयुष गुस्से से चिल्लाते हुए फोन पर महिमा से बोला, अंडरस्को, ए पागल औरत, तूने मेरे खाने में जहर मिला दिया था। महिमा उधर से सॉरी सॉरी बोलती रही और इधर आयुष ने फोन कॉल कट करके जल्दी से फोन जेब में रखा और मुंह में 2 उंगली डालकर जबरदस्ती उल्टी करने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक फाइल लेकर एकांश के केबिन में पहुंचा। एकांश अपने 2 क्लाइंट्स के साथ गर्म लहजे से बात करते हुए बोला, अंडरस्को, आप दोनों की कंपनी के साथ मैं अपनी पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूँ। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, एकानब सिंह ओबरॉय उनकी कदर नहीं करता। तुम दोनों भीखमगे होने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों क्लाइंट्स एकांश को समझने की कोशिश करते रहे, मगर एकांश बहुत सीरियस मूड में था। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए उन दोनों को देखकर कहा, अंडरस्को, आई सेड गेट लॉस्ट। दोनों मिन्नतें करते करते एकांश के गुस्से से वाकिफ हो गए और मजबूरन उन्हें केबिन बाहर जाना पड़ा। आयुष उन दोनों को जाते देख मन ही मन सोचने लगा, लगता है अंडरस्को, ईएसओ सर का दिमाग बहुत गर्म है, संभल के बात करना सर से। आयुष एक फाइल टेबल पर रखते हुए एकांश से बोला, अंडरस्को, सर, इसमें संदीप अग्निहोत्री के खास आदमी, उसकी सारी कंपनी प्रॉपर्टी और किन किन लोगों से उसके कॉन्टैक्ट्स है, सबकी डिटेल है। बड़ी मेहनत से हाथ लगी है, एक बार आप देख लीजिए। एकांश फाइल अपनी तरफ खींचते हुए आयुष से बोला, अंडरस्को, ओके, नाउ यू कैन गो, और वो फिर ईवल स्माइल के साथ फाइल पढ़ने लगा। शाम के वक्त अनिका एग्जाम देकर वीर और बिन्नी के साथ कॉलेज से बाहर निकली। बाहर पहले से ही एकांश की गाड़ी और आगे पीछे 2 गाड़ियों में बॉडीगार्ड मौजूद थे। आज अनिका को वीर और बिन्नी के साथ ही जाना था, इसलिए तीनों एकांश की गाड़ी में उसके ड्राइवर के साथ बैठ गए। गाड़ी बीच रास्ते पर चल रही थी। अनिका, वीर और बिन्नी काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। आज का पेपर उन लोगों का काफी अच्छा गया था। तभी पीछे अनिका की गाड़ी को फॉलो कर रहे एकांश के एक आदमी के पास एकांश का फोन आया। एकांश ने हर बार की तरह अपने उसे आदमी से पूछा कि ठीक तो है। एकांश भी इस वक्त कहीं जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकला हुआ था और कार खुद ड्राइव कर रहा था। फोन पर बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, अंडरस्को, जी सर, बिल्कुल ठीक है। हम मैडम को और उनके दोस्त और भाई को घर लेकर जा रहे हैं कि तभी फोन पर एकांश गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। एकांश ड्राइव करते वक्त एकदम से बीच सड़क पर गाड़ी रोककर अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, डैम, ये गोलियों की आवाज कहाँ से आ रही है, क्या हुआ है वहां पर? तभी फोन के दूसरे तरफ से उसका बॉडीगार्ड हड़बड़ाते में जवाब देता है, सर, यहाँ बीच रास्ते पर अचानक से फायरिंग शुरू हो गई है, न जाने कौन है ये लोग। एकांश गुस्से से फोन कान से नीचे सरकाते हुए कार दोबारा स्टार्ट कर लेता है। आगे जा रही है, आपका दिन शुभ हो। CH-130 प्लीज मुझे मत मारो। अनिका, वीर, बिन्नी जिस गाड़ी में बैठे थे, अचानक से उसे गाड़ी पर और आगे पीछे के दोनों गाड़ियों पर फायरिंग होने लग गई थी। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जिससे अंदर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। एकांश ने अपने ड्राइवर से वही गाड़ी अनिका को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करने को कहा था। इधर सारे बॉडीगार्ड्स गाड़ी से निकले और एक ड्राइवर जो कि खुद एक बाउंसर और बहुत बढ़िया शार्प शूटर था,
वो भी जल्दी से गाड़ी से निकल गया और वीर, अनिका, बिन्नी को गाड़ी में ही बैठे रहने को कहा। थोड़ी देर में 15 से 20 एनिमीज उन लोगों पर हमला करने लगे और इधर से एकांश के बाउंसर्स की टीम उन लोगों को जवाब देने लगी। काफी देर गोलाबारी के बाद अचानक से एनिमीज के आधे लोग तो मर गए और आधे लोग न जाने कहां गायब हो गए। एकांश के बॉडीगार्ड की टीम उन्हें ढूंढने लगी, तभी अनिका गाड़ी के आगे पीछे मौजूद गाड़ियों में जोरदार धमाका हो गया। दोनों गाड़ियां हवा में उछल गई और आग लगने से दोनों गाड़ी लोहे के कबाड़े में बदल गई। ये धमाका बहुत ज्यादा खौफनाक और कान के पर्दे फाड़ देने वाला था, जिससे गाड़ी में बैठे तीनों की हालत खराब हो गई और सबसे ज्यादा तो अनिका को डर लग रहा था, क्योंकि ये सब पहले भी एक बार हो चुका था, जिसमें अनिका की जान जाते जाते रह गई थी। उसे पता था कि ये भी कोई एकांश का दुश्मन ही होगा, जो अनिका और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अनिका डर से वीर और बिन्नी का हाथ पकड़ते हुए डरी हुई आवाज में बोली, अंडस्को, वीर भाई, बिन्नी, लोग बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ये हमें जान से मार देंगे। मेरा बेबी, उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? वीर ने अनिका को समझाते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में आंखें मिलाकर कहा, अंडस्को, अनु तू इतना डर क्यों रही है? लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। तू चुप कर, ये गाड़ी शायद बुलेट प्रूफ है, इसलिए इस पर गोलियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम लोग सेफ है, कुछ नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ के एनिमीज एकांश के आदमियों पर भारी पड़ने लगे थे। उन्होंने धोखे से एकांश के आदमियों को मारा और फिर अब उनकी पूरी टीम अनिका की गाड़ी के पास आ रही थी। सबके हाथों में खतरनाक असले थे, जो कि उनके ऑरा को और ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। उन्हें गाड़ी की तरफ आता देख वीर गुस्से से दांत पीसते हुए बिन्नी से बोला, अंडस्को, बिन्नी, तुम अनिका को संभालो, मैं जाकर देखता हूँ। बिन्नी और अनिका वीर को रोकने लगी, लेकिन वीर नहीं रुका। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और सामने से आते लोगों पर हाथ से ही वार करने लगा। वीर भले ही कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन शरीर से बहुत ज्यादा मजबूत और कराटे चैंपियन भी था। आगे से आते 7 लोगों की भीड़ को उसने अकेले ही निपटाने का सोच लिया। ये देखकर भी कि उनके पास बंदूकें हैं, वीर उन सबको मारता और वो लोग भी उस पर दर्दनाक वार करते। इस बीच वीर ने एक आदमी के हाथ से गन छीन ली और उसने 2 को तो वहीं पर गोली मारकर घायल कर दिया। वीर भी आखिरकार पुलिस वाले का बेटा था, इतने स्ट्रांग पर्सनैलिटी तो वो रखता ही था। आखिर में वीर के सिर पर एक आदमी ने बंदूक के पीछे वाली साइड को मार दिया, जिससे वीर बेकाबू हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। सभी ने उसे घेर लिया और गोली का पिस्तौल का निशाना उसे बना लिया। ये सब देखते ही अनिका और बिन्नी चिल्लाते हुए वीर को देखने लगी। तभी उन आदमियों ने अनिका और बिन्नी भी घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकल लिया। उन लोगों की पकड़ अनिका और बिन्नी के बालों पर कड़ी हुई थी, जिससे बिन्नी और अनिका डर से कराह रही थी। उन्हें खाली जगह पर बीचों बीच लाकर जोर से पटक दिया गया। वीर चिल्लाते हुए उन लोगों की गिरफ्त से छुटने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोला, अंडस्को, छोड़ दो उन दोनों को, वरना तुम लोगों का वो हश्र करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। वीर की धमकियों का उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस अनिका की गर्दन पकड़ उसे घुटनों के बाल बैठाते हुए किसी को कॉल लगाते हैं, जिसके एक ऑर्डर पर एक आदमी अपने फोन में अनिका की वीडियो बनाने लगा और पीछे से एक आदमी धारदार तलवार लेकर अनिका की तरफ बढ़ने लगा। बिन्नी को भी अनिका के बगल में ही बैठाया गया था और उसके बाल को भी अनिका के बाल की तरह एक आदमी ने कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। बिन्नी की कनपटी पर गन टीका कर उसे धमका कर बैठाया गया था। वही अनिका अपने सामने से आते तलवार वाले उसे आदमी को देखकर जैसे बिल्कुल कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी, बस डर के मारे कांप रही थी
और अपना सर नाम हिला रही थी। हिम्मत करके वो रोते हुए बोली, अंडस को प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, आई एम प्रेग्नेंट। अनिका एक हाथ अपने बालों को छुड़ाने में था और दूसरे हाथ से उसने अपने पेट कवर किया हुआ था। वीर चिल्लाते हुए उन आदमियों से बोला, अंडस को नहीं, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। बिन्नी भी अपना सरनामे हिलाते हुए हाथ जोड़कर उन लोगों से बोलने लगी, अंडस को प्लीज ये सब मत करो, क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे, प्लीज हमें छोड़ दो। वहां मौजूद सारे आदमी दहशत से हंसने लगे। उन सब की पर्सनैलिटी से ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी का भी सर कलम करने में 2 पल नहीं ललगाते होंगे। अब सामने वाला आदमी तलवार लिए अनिका के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और वो धारदार तलवार उठाकर तेजी से अनिका की गर्दन की तरफ बढ़ने लगता है। सबकी सांस रुक गई थी ये मंजर देखकर। वीर और बिन्नी उन लोगों से अनिका की जिंदगी की भीख मांगने लग गए थे। उन सब से वीर को बांधा गया था और वो हिल भी नहीं सकता था ढंग से। तभी अचानक से एक गाड़ी गोल गोल घूमती हुई उन लोगों के बगल से निकलती है और हर जगह बस धूल मिट्टी हो जाती है। वो लोग गाड़ी को देखते हैं जो कि एकांश रहा था। अचानक एकांश ने तलवार पकड़े आदमी की खोपड़ी पर गाड़ी की खिड़की से हाथ निकालकर गन से हेडशॉट मार दिया और अब सबकी नज़र एकांश पर थी। सब एकांत पर टूट गए थे, उसकी गाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे। एकांश ने गाड़ी को और तेजी से चलते हुए 3 लोगों को और गोली से उड़ा दिया और फिर गाड़ी झटके से रोककर तेजी से गाड़ी से बाहर निकला और अपनी पिस्तौल को फिर से रेडी करके उन लोगों की तरफ बेधड़क बढ़ता रहा। इस बीच एकांश को एक आदमी ने गोली मारी जो सीधा जाकर उसके बाह के किनारे से होकर निकल जाए, मगर एकांश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो और तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ता रहा और अब उसने सीधा अनिका के बाल पकड़े शख्स के मुंह पर जोर से गुस्से से पंच मारा। उसका एक पंच ही इतना ज्यादा भारी था जिससे उस आदमी के मुंह से खून की लहर निकलने लग गई। एकांश अब अपने हाथों से ही उन सब पर वार करने लगा। वीर को पकड़े आदमियों ने भी वीर को छोड़ दिया और एकांश के पीछे पड़ गए। एकांश सब पर हाथ साफ करते रहा। आज के एक्शन के बारे में पता चला कि वो फिजिकली सिर्फ अनिका पर ही नहीं अपने दुश्मनों पर भी स्ट्रांग था। उसके आगे आता कोई भी एनिमी दोबारा उठ खड़े होने लायक नहीं रहा। एकांश उस हाथ से भी वार कर रहा था जिस हाथ में उसके गोली लगी थी। बिन्नी अनिका को लेकर उसे भीड़ से दूर जाकर खड़ी हो गई और अनिका बिन्नी को कसकर पकड़े रोते हुए ये सब देखने लगी। साथ ही वो एकांश की बबाह से बहता खून देखकर और ज्यादा डर गई। अब वीर भी उन सब से दोसी हाथ लड़ने लगा। वीर और एकांश ने मिलकर उन सारे आदमियों को मारकर अधमरा कर दिया और फिर एकांश ने उनमें से काफियों को पैर और पेट पर गोली मारकर ना जीने लायक छोड़ा और ना ही करने लायक। सबको इकट्ठा कर एकांश ने अपने आदमियों को कॉल किया। जो हुई कि 10 मिनट में ही वहां पहुंच गए। तब तक एकांश उन आदमियों से बात करने लगा और एकांश उन सभी के जख्मों पर अपने दरारदार जूते की नोक बेरहमी से गड़ाते हुए उनसे बात कर रहा था। ये नज़ारा उन एनिमीज के लिए भी काफी ज्यादा दर्दनाक था और उसका ये रूप देख बाकियों के साथ वीर भी देखकर चौंक गया था। एकांश एकदम से गोली चलाते हुए ब्लैक 3 पीस सूट में आया और उसने सबको बचा लिया। वीर एकांश को कुछ फलों के लिए दूसरी नजरों से ही देख रहा था। तभी उसने अपना चेहरा झटकते हुए एकांश से पूछा, अंडस को मिस्टर ओबरॉय ये कौन लोग हैं और आखिरकार वे लोग मेरी बहन पर क्यों हमला कर रहे थे? एकांश ने उन आदमियों को 2-3 गोली और गुस्से से मारते हुए वीर की बात का जवाब ना देते हुए उससे कहा, अंडस को तुम उन दोनों को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद एकांश के आदमी को घसीटते हुए कहीं ले जाने लगे और एकांश अपनी लाई हुई गाड़ी में अनिका वीर बिन्नी को बैठाकर खुद ही कर ड्राइव करने लगा।
रास्ते में उन लोगों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन अनिका बहुत ज्यादा सहन कर चुकी थी। वो बिल्कुल म्यूट होकर गाड़ी में बैठे रही। माथुर निवास पहुंचकर भी उन लोगों की घबराहट देख सुनीता जी और रागिनी जी ने उनसे चीजें पूछने की कोशिश की। अनिका सीधे भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। एकांश भी किसी बात का कोई जवाब देने वाला था। साथ ही वो भी अनिका के पीछे पीछे कमरे में चला गया। अनुज पेट के बाल बेड पर लेटी हुई सुबक सुबक कर रो रही थी। एकांश उसके बगल में बेड पर आकर बैठ गया और धीरे से उसने अनिका के सर पर अपना हाथ रख उसके सर को सहलाते हुए कोड वॉइस में कहा, अंडस्को, तुम बहुत ज्यादा डर गई थी। अनिका, जिसका चेहरा बिस्तर में धंसा हुआ था, वो अपना चेहरा ऊपर करके एकांश को देखते हुए 2 पल वैसे ही रही और फिर वो एकदम से उठकर एकांश के गले कसकर लग गई। उसने एकांश पर धीरे धीरे पकड़ और ज्यादा कसनी शुरू कर दी, जितना उसके बस में था। एकांश ने भी अनिका की पीठ को सहलाते हुए उसके बालों में उंगली चलाते कोल्ड वॉइस में कहा, अंडस्को, ये आखिरी बार था बच्चे, इसके बाद कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लग पाएगा। उन लोगों को तो मैं वो सजा दूंगा मैं कि इसके बाद उन्हें मौत की सजा दी बहुत छोटी लगेगी। अनिका काफी फाई से एकांश से चिपट गई। थोड़ी देर वो और रोई और फिर उसने खुद को संभालते हुए अपना चेहरा एकांश के सामने किया और अपने आंसू पोंछते हुए एकांश को देखकर अपने गुलाबी हो चुके चेहरे के साथ बोली, अंडस्को, आज तो वो लोग मुझे मार ही देते। वो सब बहुत खतरनाक था मिस्टर थर्की, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा बेबी भी। अनिका इतना बोल ही रही थी कि अचानक से एकांश ने अनिका के होठों पर अपनी उंगली रख दी और अपना चेहरा ना में हिलाते हुए अनिका से बोला, अंडस्को, कुछ नहीं होगा। काम डाउन, तुम्हारे चेहरे पर मुझे डर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जान निकाल लूंगा उन लोगों की। इस एकांश के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखते हुए अनिका खुद संभालकर एकांश के चेहरे को अपने नाजुक हाथों में भरते हुए बोली, अंडस्को, ऐसे खतरे तुम पर भी आते होंगे ना। अनिका की बात सुन एकांश थोड़ा सा शांत होते हुए अनिका की कमर में हाथ डाल दूसरे हाथ से उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, अंडस्को, अब ये टॉपिक छोड़ दो। एकांश सिंह ओबरॉय के होते हुए उसकी बीवी और उसके बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो मैं तुम्हें शॉवर लेने में मदद करता हूँ। नेम, तुम्हारे कपड़े मिट्टी से सन गए हैं और डॉन, तीवरी, ये सब दोबारा नहीं होगा, ओके। एकांश ने अनिका को भरोसा दिलाते हुए जल्दी से अपना चेहरा हिलाते हुए एकांश को सहमति का जवाब दे देती है और एकांश अनिका को गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। आगे जारी है। आपका दिन शुभ हो। पीला दिल।